माँ। माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वो एहसास है जिसकी ममता भरी छाँव बच्चे को सुकून देती है, जिसकी डाँट में भी प्यार छुपा होता है और जिसके होने के एहसास से ही बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। माँ की ममता, प्यार और त्याग वो शक्ति है जो उसके जीवन को आकार देती है। Hello everyone, welcome back to Whisper of Wellness, the homeopathic podcast series। और आज इंटरनेशनल मदर्स डे के इस खास मौके पर हम चर्चा करेंगे मदर्स हेल्थ के बारे में। और आज की जो हमारी होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं, वो बहुत ही खास है। उनके 30 साल के कैरियर में उन्होंने डॉक्टर राजन संकरन सर, डॉक्टर महेश गांधी सर जैसे लीजेंड्स के साथ होम्योपैथी को बहुत ही करीब से समझा है और आईसीआर जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में 10 साल दिए हैं। उन्होंने ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी और डाउन सिंड्रोम जैसी समस्याओं पर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम के साथ काम किया और क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ ही उन्होंने इरेक्शन थ्योरी पर डिटेल काम किया है कि किस तरह से होम्योपैथी में हम इरेक्शन थ्योरी का यूज कर सकते हैं और डॉक्टर्स के लिए बाय वीकली ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर निरुपमा अग्रवाल मैम फ्रॉम मुंबई। वेलकम मैम। Thank you, Shilpa. Thank you for calling me on your platform. And I really liked your topic, mental health of females. मैम एक्चुअली में आज मदर्स डे है, तो हम जो है इसके थ्रू मदर्स की हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा ये प्रयास होगा कि हम इस डिस्कशन से जो हमारी इंडियन मदर्स हैं, उनकी हेल्थ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके ताकि वो लोग अपने आप को जो है अच्छा मतलब स्वस्थ रख सकें, हेल्दी रख सकें। बराबर। मैम सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे मन में कि इंडिया में मदर का हेल्थ स्टेटस क्या है? शिल्पा, अगर आप देखोगे तो 35 years बैक जब मैं पढ़ रही थी, तभी का पिक्चर अगर आप देखोगे और आज का पिक्चर देखोगे, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके। बहुत इम्प्रूव हो रहा है, रैपिडली इम्प्रूव हो रहा है। काफ़ी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है काम करने में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अवेयरनेस आना ज़रूरी है। जैसे जब हम पढ़ते थे तब तो हमारे लिए मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, गूगल नहीं था, तो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम घर-घर जाते थे। जैसे वो टाइम पे हम पीरियड्स के बारे में समझाते थे, कप कैसे कपड़ा यूज़ करना है, कैसे वॉश करना है, वो सब चीज़ें हम सिखाते थे। लेकिन अभी यूट्यूब होने से, सोशल मीडिया होने से ये घर-घर पहुँचने लगा है। आपको फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी अभी भी हमको बहुत आगे जाना है, क्योंकि हम ओवरऑल देखेंगे तो फ़िज़िकल हेल्थ पे हम काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे आपको केयर लेना है, पीरियड्स के टाइम आप क्या केयर लोगे, प्रेगनेंसी के टाइम आप क्या केयर लोगे, मेनोपॉज़ के टाइम क्या केयर लोगे। इस तरह हम फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के तरफ अभी भी हमारा इग्नोरेंस है, क्योंकि ये सब औरत के लाइफ के पड़ाव है। पीरियड आना ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा चेंज होता है और फिर मेनोपॉज में भी बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पड़ाव है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रोसेसेस से भी जाते हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। और वो अभी भी कहाँ, वो लेवल पे थोड़ा मुझे लगता है कि हमको काफ़ी काम करना पड़ेगा। यस, वेरी ट्रू मैम। मतलब मैं आपसे पूरी तरह से एग्री करती हूँ क्योंकि हमारा जो है ना ज़्यादातर फोकस होता है फिजिकल हेल्थ पर और हम इमोशनल और मेंटल हेल्थ को हमेशा जो है इग्नोर कर देते हैं। यस। मैम जैसे कि एक माँ की जो जर्नी होती है वो प्रेगनेंसी से चालू हो जाती है और प्रेगनेंसी के समय जो है मतलब हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खासकर हमारी फिजिकल हेल्थ का।
पर पर क्या प्रेगनेंसी के समय जो हमारी भावनात्मक हेल्थ है और मानसिक हेल्थ है, वो भी इम्पोर्टेंट रखती है या फिर नहीं रखती है? उसी से मैंने शुरुआत की थी कि जैसे हम हुँ, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेगनेंसी ये बहुत बड़ा पड़ाव है, जहाँ पे बहुत हार्मोनल चेंज होता है। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपके। आपके ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है। तो ये टाइम पे जैसे हम प्रेगनेंसी क्लिनिक में रेगुलरली जाते हैं, रेगुलरली विज़िट करते हैं। रेगुलरली माँ का वज़न देखा जाता है, डाइट केयर हुँ, देखी जाती है, न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं देखा जाता है। उसी तरह जो इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, उस पे भी हमको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। अब ये हुँ, औरत को कभी बीपी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ फ़िज़िकल एक कॉज़ है कि उसके पीछे कोई इमोशनल रीज़न है। रीज़न है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो प्रेगनेंसी को कोप कर पा रही है कि उसको थोड़ा कुछ दिक्कतें आ रही है? फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं? उसको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है? उसको वो ज़रूरत मिल रही है, नहीं मिल रही है? अब आप देखोगे तो लड़कियों के लिए प्रोफ़ेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, इज़ शी रियली रेडी? उसको जो आगे जाके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसके लिए वो तैयार है कि नहीं? क्योंकि अभी तक अगर हम देखते आए हैं, तो औरतें एक बैक स्टेप लेते आई हैं फैमिली के हेल्थ केयर के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए और ओवरऑल अगर आप देखोगे कि फैमिली का जो डेवलपमेंट है, उसके हुँ, वजह से जो एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है, ये एक औरत के ऊपर निर्भर है। और इसलिए औरत हमेशा एक बैक स्टेप लेते आई है और इसलिए उसका प्रोफ़ेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है फॉर स्मॉल पीरियड। हुँ, तो अभी आप देखोगे तो कभी-कभी ये प्रिपेयर्डनेस नहीं होता है। बच्चे वर्क लाइफ़ बैलेंस करते-करते उनको ये ध्यान में नहीं आता है कि ये भी हम बैलेंस कर रहे हैं, आगे जाके वो इम्प्रूव होएगा। बट आज के टाइम पे हमारा फिज़िकल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ, इसका केयर लेना ज़रूरी है, फिर ही जाके आगे हमारा डेवलपमेंट अच्छा होएगा। तो इमोशनल हेल्थ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी, हुँ, वेरी इम्पोर्टेंट और उसकी वजह से काफ़ी कुछ इलनेसेस आ सकते हैं। मतलब जो भी आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कंप्लेंट्स दिखेंगे, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है। यस, पहले 3 महीने औरतों को बहुत वॉमिट होता है, जो हुँ, मैनेजेबल होना चाहिए। पर अगर अनमैनेजेबल है, बहुत दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से, हुँ, वेट लॉस हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो थिंक कि क्या रीज़न है, इतना वॉमिटिंग क्यों हो रहा है? क्यों है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? क्यों है ना लेडी का वेट गेन नहीं हो रहा है? क्यों बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है? सो व्हाटएवर कम्स ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, think again कि is it only physical or is there any emotional cause इमोशनल, behind it? And then what is the cause for it? Is it personal? It is familiar? It is work? Where we go? So that is very important, and this aspect is still lacking in our practice. But we homeopath really, I think we are blessed that we think about all these aspects of woman यस, life. And for that matter, any patient's life, we think about the emotional factor. यस मैम। आपने मतलब बहुत सही बोला कि प्रेगनेंसी के टाइम पर किस तरह से मतलब हमें ये देखना है कि एक वुमेन जो है फिजिकली तो रेडी है पर क्या वो मेंटली और इमोशनली भी इस परिवर्तन के लिए तैयार है और अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि Yes. जब हम वो कारण फाइंड आउट करेंगे, उस पे वर्क करेंगे तो आई थिंक प्रेगनेंसी में जो एक्सपीरियंस वुमेन को होने चाहिए, हाँ, मतलब जो वो ब्लेसिंग वाली फीलिंग्स होना चाहिए, वो आएगी और फिर जो सिम्पटम्स हैं, वो अपने आप रिज़ॉल्व भी होंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी है वो फ़ील आना। यस, मैं मदर बन रही हूँ, कुछ अच्छा यस, फीलिंग है वो। यस, मेरे यस, मेरे से एक एक क्रिएटिविटी है, बच्चे को यस, जन्म देना, इट्स अ बिग गिफ्ट फ्रॉम गॉड और वो सिर्फ़ औरत को मिली हुई है।
तो हमको वो यस, परिवर्तन फ़ील करना है एंड इट्स अ वेरी पॉज़िटिव फीलिंग। यस। और इसको आई थिंक पॉजिटिवली लेना भी चाहिए, लेकिन आजकल एम्बिशन के चलते जो है, और खासकर जो वर्किंग वुमेन है, तो उनको लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे कैरियर को रोक देगी। तो इस चक्कर में जो है वो उस चीज को जो है एक्सपीरियंस नहीं करते, उन मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं करते जो उनके लिए वन टाइम है। मतलब वो ब्लेसिंग जो उन्हें गॉड ने दी है वो उसको फील ही नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हमको वो भी सोचना है कि ये फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। जैसा हमने बोला कि माँ की जर्नी प्रेगनेंसी से चालू होती है, लेकिन प्रेगनेंसी एक पड़ाव है फ़ील करने का। हम्म। लेकिन औरत की जर्नी अगर बोलोगे, तो ये जन्म से चालू होती है जन्म से। कि एक और लड़की ने जन्म लिया है, उसको कैसे वेलकम किया है। हमारे देश में आज भी हमारे यहाँ आज भी प्रॉब्लम है, लड़का-लड़की वाला प्रॉब्लम है। बहुत। पहले लड़की आ जाती है, तो दूसरे टाइम बहुत बड़ा औरत के ऊपर प्रेशर होता है कि लड़का होना चाहिए। पहला लड़का हो जाता है तो उतना प्रेशर नहीं होता कि लड़की होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से बच्चे आजकल बहुत रिबेल भी कर रहे हैं। जैसे यस। 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कि हम एक्सेप्ट करते हैं और हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी औरत हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो वो और दूसरा आप देखोगे तो रिबेल वाला प्रोसेस है कि यस। आई एम नॉट ठीक है, मुझे औरत बनना ही नहीं है। ठीक है, आई एम इक्वल टू मैन, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट सन कैन डू। और इसके चलते हुए एम्बिशन, वर्क, करियर बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो आपको वो देखना है कि क्या रीज़न है, इतना एक्सेस क्यों है? हम्म। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइज़न। सो व्हाट इज़ दैट? वी हैव टू सर्च दैट। यस। मतलब वो एक लाइन में कहें तो अति सर्वत्र वर्ज्यते। बस अति सरल बस। यस। कोई भी चीज़ का अति हो गया तो ढूँढो कि ये अति क्यों हो रहा है? कहाँ से आया है? क्यों आया है? और कहाँ न कहाँ हमको आज भी ये लेवल पे बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि बस। मैं औरत हूँ, मेरे में बहुत कुछ क्वालिटीज़ है और आदमी भी है, उसमें भी बहुत क्वालिटीज़ है। ना आदमी मेरा काम कर सकता है, ना मैं आदमी का काम कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम जो आदमी करता है, वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो सब कुछ वो कर सकता है। अगर फिज़िकल कंपोनेंट देखोगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हम्म। तो हमको कहीं पे भी कंपैरिज़न नहीं करना है, नहीं कहीं भी उनके साथ ये नहीं करना है कि लेट मी बी लाइक हिम, नो। यू आप है वो अच्छे हैं और आपको वो लेवल पे काम करना है, एक्सेप्ट दैट, बी हैप्पी बीइंग अ वुमन। यस। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। मैम एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और प्रेगनेंसी के बाद भी वुमेन्स आजकल फेस करती हैं, डिप्रेशन की। खासकर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ जैसे हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे पहचान सकते हैं इसके लक्षणों को, और होम्योपैथी इसमें क्या हेल्प कर सकती है? तो पहले लक्षण देखेंगे कि पोस्टपार्टम ठीक है। डिप्रेशन के लक्षण क्या है ना? यस। तो सबसे पहले देखना है कि इंटरेस्ट, हाउ मच पर्सन इज इंटरेस्टेड। बहुत सी बार आपको देखने मिलेगा कि डिलीवरी के बाद वो बच्चे का आने से जो पॉजिटिव फीलिंग है, जो हम्म। अच्छा फील होता है, वो औरत को नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है और परसिस्टेंट एक लो मूड है, एक सैडनेस है, एक अनहैप्पीनेस है। ये सिम्पटम्स लंबे समय तक चले, जैसे मोर देन 2 वीक्स अगर चलता है तो उसको कंसीडर करना है। और उसके साथ बहुत अलग-अलग सिम्पटम आपको मिलेंगे। लॉस ऑफ स्लीप है, लॉट ऑफ इरिटेशन, क्रैंकीनेस, कुछ अच्छा नहीं लगना, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना। तो ऐसे अगर मल्टीपल सिम्पटम दिखते हैं तो सोचो क्या है? कभी-कभी औरत सुसाइडल भी बातें करती है। यस। डोंट इग्नोर इट, क्योंकि बहुत सी बार हम बोलते हैं कि जो बोलता है वो नहीं करता है। नो, दिस इज़ अलार्मिंग सिम्पटम। तो आपको ये सिम्पटम्स पे ध्यान रखना है। ये थे लक्षण।
अभी आपने पूछा कि क्या कारण हो सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि इज़ शी रेडी फॉर द प्रेगनेंसी? हम्म। ये वाला एक बहुत बड़ा है क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। और सबसे हम्म। बड़ा रीज़न अगर आप फिज़ियोलॉजिकल देखें आफ्टर डिलीवरी जो आता है वो सडन डिप इन हॉर्मोन्स रहता है और उसके लिए बॉडी कोप कर रही है, आपका माइंड कोप कर रहा है। तो कभी-कभी हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाता है तो आपको डिप्रेशन आता है बट यू हैव टू एक्सेप्ट ये टेम्पररी फेज़ है, एक्सेप्ट द सिम्पटम, एक्सेप्ट द हम्म। सिचुएशन कि ये है और वो धीरे-धीरे चले जाएगा। तो हम्म। आपका ये जर्नी डिफ़िकल्ट नहीं होएगा। है ना? तो आर यू रेडी फॉर द प्रेगनेंसी? इसमें अगर आप देखोगे तो वही है कि वर्क, करियर, एम्बिशन ये यस। मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इज़ इट ट्रबलिंग मी? दूसरा पॉइंट है सपोर्ट स्ट्रक्चर कितना है? अभी जैसा हमारा जॉइंट फैमिली खत्म होते जा रहा है, हम हम्म। न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली में आते-आते थोड़ा एक नेचर अगर देखेंगे तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कैपेसिटी कितना है। हम्म। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी तक हम 2 हस्बैंड वाइफ थे, यस। एक-दूसरे को बहुत टाइम देते थे, बहुत अटेंशन था, फैमिली हम्म। का अटेंशन हमारे ऊपर बहुत था। अभी वो अटेंशन पूरा बच्चा लेकर जा रहा है। एम आई रेडी फॉर इट? तो ये कुछ पॉइंटर्स है जिस पे हमको सोचने की ज़रूरत है कि आर these symptoms are these reasons responsible for this depression, है ना? और तीसरा क्वेश्चन था कि इसको ईज़ आउट कैसा करना है? तो ईज़ आउट में सबसे पहला है कि सिम्पटम आ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको दूसरे के साथ शेयर करो। अपने फिज़िशियन को ज़रूर बताओ अगर आपको कुछ हो रहा है तो। इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत काम करेगा। आपके हस्बैंड को बताओ, आपके फैमिली को बताओ और आपके डॉक्टर को हम्म। ज़रूर बताओ। और आपको जो कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, ये आपको समझना है कि ये टेम्पररी है। ये छोटे समय के लिए आती है और फिर धीरे-धीरे वो चली जाएगी। हम्म। तो और फिर अच्छी जैसा हमने बोला कि चेंज आने वाला है, तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही। आप नींद पे फ़ोकस करो कि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, इधर सपोर्ट स्ट्रक्चर काम आएगा। अगर हम्म। बच्चा बहुत क्रैंकी है, तो मदर है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, फादर है, जो भी है, थोड़ी देर बच्चे को सँभाल सकते हैं और माँ की केयर ले सकते हैं। माँ की अच्छी इमोशनल केयर लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मॉइल जहाँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार और अफ़ेक्शन की ज़रूरत है। फूड की ज़रूरत ज़रूर है, हेल्दी फूड हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है कि माँ को अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छी केयर लेनी चाहिए, वो सब ज़रूरी है। तो ये इमोशनल केयर में हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी फैमिली के लोग जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे, फूड वाइज़, इमोशन वाइज़ एंड रेस्ट, हेल्थ ये सब लेवल पे। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है इसमें। यस। मतलब मैम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है फर्स्ट स्टेप है क्योर के लिए। हाँ जी। और फैमिली का जो सपोर्ट है ना, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होगा इमोशनल, तो फैमिली भी उस चीज को बहुत जल्दी पकड़ पाएगी कि हाँ इसमें हमें ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए बच्चे को लेकर के वो नहीं आ पा रहा है, हाँ जी। तो वहाँ हम जल्दी पकड़ सकते हैं और चीजें जल्दी रिजॉल्व हो सकती हैं। हाँ, मतलब बच्चे के प्रति कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है माँ को। हम्म। अरे! ये क्यों रो रहा है? मेरे पास एक यस। केस था, जैसे 11 महीने हो चुके थे बेबी होके और जब ये केस लिया तो मालूम पड़ा कि प्रेगनेंसी में ही डिप्रेशन चालू हो गया था, तीसरे-चौथे महीने में भी बिकॉज़ शी वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और वो जैसे ही वो घर आती थी, बच्चे का रोना सुन के उसको बहुत सीरियसली हेडेक होने को लग जाता था और उसको देख के ही उसको कुछ होने लग जाता। तो ये पहला सिम्पटम है पकड़ना। हम्म। कि बच्चे को देख के खुशी होती है और यस। इसमें गुस्सा आ रहा है और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट चालू की
और वो बोली थी कि मैं है ना अभी जितना जल्दी हो सके ऑफ़िस का काम ख़त्म करके घर भागना चाहती हूँ, मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ, मैं उसकी हँसी हुँ, फ़ील करना चाहती हूँ, जो यस, फ़ील उसने 11 महीने तक नहीं किया था। तो वो एक इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को देख के खुशी होनी चाहिए, यस, अच्छा खाने का मन करना चाहिए। अगर वो मन नहीं कर रहा है तो आपको ढूँढना है कि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अच्छा खाओगे तो आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा ना, आप खुश हो, तो बच्चा खुश है। हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है गर्भ संस्कार, अगर यस, बड़ा यस, लिटरेचर है गर्भ संस्कार जिसमें बोलते हैं माँ खुश है, तो तो बच्चा बच्चा खुश रहेगा। है अगर छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दूँगी जैसा सीता जी को छोड़ दिया था ना राम ने और वो इसमें चली गई थी वन में। तो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, ये सोच के कि मुझे सडनली ऐसा लाके छोड़ दिया। तो हुँ, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बड़ा है। गर्भ को सब समझता है माँ को क्या हो रहा है और गर्भ को स्वस्थ रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप खुश रहोगे, गर्भ खुश रहेगा। आप स्वस्थ रहोगे, वो स्वस्थ रहेगा। तो अब आप सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकते, आप गर्भ के बारे में भी सोचना है। और वहाँ से उनका ट्रैवल चालू हुआ, टू टेक केयर एज़ अ मदर और उन्होंने बहुत अच्छे संस्कारी 2 बच्चों को जन्म दिया, हम सबको ही पता है वो। यस। मतलब ये कहना चाहिए कि मदर्स के जो भी इमोशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होंगे, वो सारे के सारे जो है बच्चे मतलब होने वाला बच्चा कैसा होगा, उसको पूरा इफ़ेक्ट करते हैं, ओवरऑल इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत कुछ है इफ़ेक्ट करता है। यस, मतलब आप होम्योपैथी में तो देखते ही हैं ये चीज़ें, यस, बच्चों का जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं, मदर का इमोशनल स्टेट बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी हम ज़रूर देखते हैं कि उसमें हमारा बेसिक फ़ोकस यही ना वाज़ शी रियली रेडी फॉर इट एंड हाउ वाज़ हर स्टेट? तो इस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे शास्त्रों ने भी स्टडी किया है और हम होम्योपैथी में बहुत स्टडी करते हैं ये चीज़ें। यस मैम। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शारीरिक पोषण के साथ-साथ माँ को मानसिक पोषण भी देना है। बहुत, बहुत ज़रूरी है, मानसिक हुँ, पोषण बहुत ज़रूरी है। यस। अभी हम जैसे बात कर रहे थे में, लेकिन अक्सर ये देखा गया है, खासकर हमारी इंडियन फैमिली में, जो मदर्स होती हैं, वो परिवार की ज़िम्मेदारी, बच्चों की देखभाल में अपने पोषण का ख़्याल नहीं रखती हैं और वो खुद को पीछे रखती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और हम मुझे लगता है डेली मैं क्लिनिक में एक बार तो भी ये बोलती ही हूँ, एक तो पेशेंट को मेरे मुझे बोलना ही पड़ता है कि हम जब हुँ, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि इन इमरजेंसी ऑफ यस, ऑक्सीजन अगर ड्रॉप होता है तो मास्क नीचे आएँगे। पहले मास्क माँ को पहनना है और फिर उसको बच्चे को पहनाना है। यस, ये क्यों करना है? किस क्योंकि अगर एक औरत स्वस्थ रहेगी, तो एक परिवार स्वस्थ रहेगा। एक बिल्कुल, परिवार स्वस्थ रहेगा तो एक सोसाइटी स्वस्थ रहेगी। तो माँ का रोल बहुत बड़ा है। माँ का स्वास्थ्य इतना ज़रूरी है क्योंकि अब देखोगे कि अगर हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि सबका खाना-पीना हो जाए, फिर मैं शांति से बैठ के हुँ, खाऊँगी। या अच्छा फ्रूट्स बच्चे को देना है, सैलेड्स हस्बैंड को देने हैं। अच्छा कुछ रह गया तो वो मैं खा लूँगी। लेफ्ट ओवर उनको नहीं देती हूँ, उनको ज़रूरी है, उनको कमाना है, बच्चों को हुँ, पढ़ना है, तो उनको मैं बासा खाना नहीं दूँगी, वो मैं खा लूँगी। क्यों? मुझे कुछ नहीं करना क्या? मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बच्चा हुँ, बड़ा करना है, मुझे हस्बैंड को देखना है, मुझे घरवाले देखने हैं, ससुराल के सब लोग देखने हैं, बड़े-बूढ़े देखने हैं, मेरा काम भी ज़रूरी है, मुझे बाहर भी जाना है। तो मुझे तो सब कुछ करना है, तो मैं खाने-पीने में अपने आप को पीछे क्यों रखती हूँ? मैं अपने न्यूट्रिशन की केयर क्यों नहीं लेती? और इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं अपना केयर नहीं रख रही हूँ, तो फिर क्या होता है, मेरा हेल्थ सफ़र होता है।
और उसका सबसे पहला सिम्पटम आता है छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना। गुस्सा। हम फिर बच्चा ज़रा मिस्टेक कर दे, हमको गुस्सा आने को लगता है, हस्बैंड कुछ बोलते हैं, गुस्सा आने को लगता है, इन-लॉज़ कुछ क कह दें, जैसे मदर सास-ससुर कुछ बोलते हैं, हमको गुस्सा आने को लगता है। तो वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं न कहीं, हम अपने आप को स्ट्रेच करते जाते हैं, पर हम ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स को ध्यान नहीं देते कि गुस्सा इतना अननेसेसरी। कभी-कभी मुझे बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, कुछ कारण नहीं था पर मैंने बहुत ज़ोर से रिएक्ट कर दिया। मुझे बाद में हुँ, पता चलता है ये चीज़ें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं तो आपका पोषण में भी मिस्टेक है, आप अपनी केयर नहीं ले रहे हो। और इसमें और एक रीज़न है, अगर आप अपनी केयर नहीं लोगे ना, तो कोई आपकी केयर नहीं लेगा। देन यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। डोंट डू दैट। आपको अपनी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं 2 टाइप का अगेन आपको 2 पिक्चर बताऊँगी, कि जब वो मदर्स को ये स्टेट में देखते हैं बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन आई एम टॉकिंग अबाउट, हुँ, कि अगर मेरी मेरी माँ अपनी खुद की केयर नहीं ले रही है, खुद के खाने-पीने पे ध्यान नहीं है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है, हुँ, वो प्रोसेस में क्या होता है, आइदर हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव कि अरे यू आर डूइंग सो मच फॉर माय पेरेंट्स, यू आर डूइंग सो मच, तो वो एक एक्सेप्टेंस और अच्छा फीलिंग आपको और वो ही करने को प्रवृत्त करता है। हुँ, तो कभी-कभी बच्चे माँ को देख के वो ही सीखते हैं कि अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देना है बट सामने को देना है। इट्स अगेन अ हुँ, रॉन्ग ट्रेनिंग। दूसरा बच्चा ऐसा भी डेवलप हो सकता है, जो देखता है कि अरे! माँ अपने आप के लिए तो कुछ कर ही नहीं है और उसके बावजूद सामने वाला तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नहीं पीपल दे आर रहा जस्ट है। टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि ये भी कर देना, वो भी कर देना, वो भी कर देना। मतलब लिटरली बहुत से घरों में हस्बैंड को हाथ में टिफ़िन देना पड़ता है, वो टॉवेल ऐसे ही डाल के जाएगा, उसको भी उठाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस में जब ये वो देखते हैं कि माँ ओवर कर रही है और उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता, ये हुँ, प्रोसेस में दूसरे टाइप का एक बच्चा ऐसा भी बन सकता है, जो बोलेगा आई विल नॉट डू एनीथिंग। इफ यू डू दिस मच, आई विल डू दैट मच। सी दिस इज़ अगेन एन पैथोलॉजी, दिस इज़ अगेन एन एब्नॉर्मैलिटी। हम दोनों ही तरफ में रिएक्शन डेवलप कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एक्शन। यस, रिएक्शन मीन्स समथिंग यू आर रिएक्टिंग टू। हमको वो नहीं चाहिए। हम जो है, वो है और हमको वो हिसाब से हमारा जर्नी रखना है। वी डोंट वांट टू रिएक्ट टू एनीथिंग। इसलिए आपको एक स्वस्थ परिवार बनाना है। अगर आप स्वस्थ रहोगे, तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो वो उस पे फ़ोकस रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, मतलब सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और एक मदर को खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और खुद की हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी वो अपने परिवार की हेल्थ को देती है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी हेल्थ की अगर केयर लेगी, तो आगे लोग सीखेंगे उससे। यस, कि आपको अपनी भी हेल्थ देखनी है, उसके साथ-साथ दूसरों की भी लेनी दूसरों है। की भी सी देखनी है। मदर एक बहुत बड़ी टीचर है। आप वो बहुत बड़ी गुरु है, जिससे कितने बच्चे सीखते हैं। आज हुँ, आज हम बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली से हैं, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से हूँ मैं। तो आज मैं बोलती हूँ कि मेरी दादी से मैंने ये सीखा, मेरी चाची से मैंने ये सीखा, मेरी बुआ से मैंने ये सीखा, मेरी मम्मी से मैंने ये सीखा। क्योंकि उनसे एक पीढ़ी बनती यस, है ना? सो दे आर रोल मॉडल्स ऑफ द फैमिली, रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस मैं मैम, हमेशा कहूँगी कि खुद की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। माँ को अपनी हेल्थ सबसे पहले ध्यान रखनी है। माँ को, औरत को, एनी पर्सन, नॉट ओनली फीमेल, व्हाई फीमेल, हर सबको, इंसान को, सबको। सबको पहले खुद की हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी केयर लो, फिर दूसरों की। डेफ़िनेटली आप अपने साथ खुश हैं, तो सबके साथ खुश रहोगे। यस, वेरी ट्रू मैम। मैम अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये सारी समस्याएँ हैं, इसमें होम्योपैथी क्या कर सकती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, क्योंकि हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे फ़ोकस नहीं करते।
सारी फिजिकल कंप्लेंट्स जो भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसा प्रेगनेंसी इश्यूज है, नौशिया, वॉमिटिंग, होम्योपैथी में बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छी दवाइयाँ है। जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे साथ जुड़ना है। हुँ, लेकिन हर चीज़ फिज़िकल हेल्थ में, जैसा मेंसेस में, पीरियड्स में बच्चों को तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होना, डिस्कम्फ़र्ट होना, उस पे हमारे पास ट्रीटमेंट है। मेनोपॉज़ल इश्यूज़ पे हमारे पास ट्रीटमेंट है। सो ये फिज़िकल हेल्थ पे डेफ़िनेटली हमारे पास आंसर है। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ-साथ जो एक इमोशनल केयर चलता है, एक मानसिक तनाव जो है, मानसिक हुँ, अनप्रिपेयर्डनेस जो है, मानसिक कोपिंग मैकेनिज़्म जो हमारा वीक होता है, हुँ, उस पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो जैसा एक बच्ची मेरे पास आई थी, पीसीओएस की थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है। बहुत बच्चों, मतलब जैसा मैंने बोला कि 2 पैटर्न्स आर डेवलपिंग। उसमें सेकंड पैटर्न जहाँ पे एक रिबेलियसनेस है, जहाँ पे एक एग्रेशन है, जहाँ पे एक नॉन एक्सेप्टेंस है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, खुद का रोल, जो मैंने बोला कि कभी-कभी हमको बैक स्टेप लेना पड़ता है। हुँ, और वो मुझे खुद को लगता है कि दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। फॉर सम टाइम यू आर टेकिंग बैक स्टेप, पर उसके लिए हमारा प्रिपेयर्डनेस नहीं होता। तो ये बच्ची जो आई थी पीसीओएस की थी, और उसने बोला कि मुझे क्यों पीरियड्स आता है? लड़कों को क्यों नहीं आता? मुझे 4 दिन क्यों तकलीफ होनी चाहिए? उनको क्यों तकलीफ नहीं होती है? सारी एडजस्टमेंट मैं क्यों करूँ? मेरे फादर को पहला खाना क्यों परोसा जाता है? मेरी माँ पूरे दिन किचन में काम करती है, लेकिन वो पहले खाना क्यों नहीं खा सकते? सी द डिफिकल्टीज इन दिस केस, उसका एक फाइट चल रहा है, उसके अंदर की औरत को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी आ रहा है। उसके अंदर जो एक डिफरेंस है हमारे समाज में, आज भी जो लड़की लड़के के बीच में जो भेदभाव है, विषमता है, उसको लेकर के फाइट चल रही है। उसकी मदर को इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, पर वो जो मदर को देख रही है, और जो भाई के साथ व्यवहार हो रहा है, जो फादर के साथ व्यवहार हो रहा है, उसको देख-देख, उसके साथ बहुत गलत नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो देखती है कि जी, फादर को पहला खाना दे रहे हैं, मम्मी को नहीं दे रहे हैं। मम्मी का जॉब सेकेंडरी है, पापा का प्राइमरी है, पापा को हर जगह अपॉर्च्युनिटीज़ में मिल रहा है, मम्मी को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल के भी नहीं जाने मिल रहा है। ये चीज़ से वो लड़ रही है। और फिर जब ये समझा कि ये इश्यूज़ इसको आ रहा है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ने वो लेवल पे काम किया कि ये जो फाइट चल रहा है उसके अंदर, एक्सेस फाइट है, वो लेवल पे हमको हुँ, काम करना है। तो मेडिसिन वहाँ पे काम करती है। प्रेगनेंसी का जैसे हमने देखा कि डिप्रेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो जो केस मैंने आपके साथ शेयर किया, वो केस में भी वो लेडी का जॉब का प्रॉब्लम आ रहा था, और उसका जॉब कभी भी जा सकता था, और वो बोले कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, अभी मुझे दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उसके बाद हुँ, डिलीवरी के बाद नहीं मिला तो मेरा क्या होएगा? सी लूजिंग एन अपॉर्च्युनिटी, करियर, यस, बहुत बड़ा एक ये है कि प्रेगनेंसी की वज़ह से क्या हो, तो यहाँ पे अब मेरा, मैं वो प्रेगनेंसी एन्जॉय नहीं कर रही हूँ, मैं वो बच्चे को एन्जॉय नहीं कर रही हूँ। अभी वो बच्चे के प्रेज़ेंस से मुझे गुस्सा आ रहा है। वो लेवल पे होम्योपैथी ने काम किया, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, आज के यस, इसमें रहना है, और धीरे-धीरे सब, और आप बिलीव नहीं करोगे, होम्योपैथिक दिया, उसका वो ठीक भी हुआ, उसका प्रमोशन भी हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ। सिमिलरली मेनोपॉज़ल फेज़, जहाँ पे आपका मन खत्म हो रहा है,
बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहा है। तो फिज़िकल कंप्लेंट्स तो है ही है, हॉट फ्लैशेस आ रहा है, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, गर्मी लग रही है। इसके साथ-साथ एक बड़ा चेंज हो रहा है, आपके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, हमको एक्सेप्ट करना है कि ये नया अभी लाइफ होने वाला है, जहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे स्किन में चेंजेस होते हैं, ड्राइनेस होने वाला है, अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, इमोशनल में चेंज आ रहा है, पार्टनरशिप में चेंजेस आने वाले हैं। तो ये जो एक फ़ियर है कि पार्टनरशिप में डिफ़िकल्टी आ जाएगा या लुक्स में कुछ हुँ, प्रॉब्लम आ जाएगा, इसमें जो एक कोपिंग है, ये लेवल पे भी होम्योपैथी काम करता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो है, एक अपना एक पर्सपेक्टिव है लाइफ़ की तरफ देखने का, वो एक इम्प्रूव होता है होम्योपैथी से। कोपिंग मैकेनिज़्म इम्प्रूव हो जाते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस इम्प्रूव होता है। यस। तो बहुत बड़ा होम्योपैथी हैज़ लॉट ऑफ आंसर्स when it comes to emotions and when it comes to coping mechanism. यस मैम, मतलब होम्योपैथी एक तरह से कहना चाहिए तो मल्टी एरियाज़ में काम Yeah, करती है आपकी हाँ हेल्थ जी, में। बहुत और यस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि होम्योपैथी जो आपके इमोशंस को, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो आप फिज़िकली जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आपका जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप चीज़ों को डील कर सकते हैं हाँ जी, ईज़िली। और एक और जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, ये मैंने भी देखा है कि आजकल जो यंग एज गर्ल होती हैं, जिनके पीरियड्स आते हैं, तो उनमें ये चीज़ बहुत आती है कि क्यों? मतलब मुझे ही पीरियड्स क्यों आ रहे हैं? और फिर वो डिस्क्रिमिनेशन जो फैमिली में चलता है, क्योंकि अभी भी कई जगह पे वे पीरियड्स को लेकर ऐसा रहता है कि आप किचन में नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप पूजा नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके साथ आते हैं। तो एक तरह से वहीं से जो बीज है वो बो दिया जाता है कि जो पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन है, उसको लेकर के उनका एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा होता है वो सब यस, कुछ कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसा। पर कुछ लेवल तक मुझे लगता है कि अभी जैसे बहुत से बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, वो टाइम पे रेस्ट दो, अच्छी यस। चीज़ है। पर पीरियड आया है इसलिए ये मत करो, वो थोड़ा ठीक नहीं है, बच्चों को थोड़ा गलत लगता है, गलत भी है, साइंटिफिकली भी गलत है। लेकिन आप उसकी तरफ कैसा देखते हो, ये एक इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बड़े जॉइंट फैमिली से आई हूँ। तो हमारे यहाँ पे भी हुँ, होता था कि हमको 4 दिन किचन में जाने को अलाउड नहीं था। और हमारी मम्मी जो थी वो हमको हमारे काम थे कि आपको इतना काम करना है, ये करना है, वो करना है। और मैं इतना खुश हो जाती थी कि मैं 4 दिन मुझे अभी छुट्टी है, मुझे कोई काम नहीं करना। तो हाउ यू लुक एट सिचुएशन वो भी बहुत ये बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट है। कि आप हुँ, डिस्क्रिमिनेशन पे फ़ोकस करोगे कि आपको रेस्ट मिल रहा है, उस पे फ़ोकस करोगे, वो है। हुँ, मतलब मुझे याद है कि मैं 4 दिन बड़ी खुश होती थी कि मुझे आज कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ़ खेलूँगी, कूदूँगी, मज़ा करूँगी, ऐसा। हुँ। मतलब वो नज़रिया बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है, कि हम चीज़ों को बहुत चीज़ें देख हमारे कैसे रहे हाथ हैं। में नहीं है चेंज करने के लिए। आप पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते, धीरे-धीरे सिस्टम चेंज हो यस, रहे हैं। बहुत चेंजेस आ रहा है, जैसे मेरे फैमिली में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत चेंजेस आ गए, अब कुछ नहीं ये सब है। बच्चों को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओपन। बट इट टूक टाइम, लेकिन ये प्रोसेस में कोई सफ़र हुए, कोई सफ़र नहीं हुए, ऐसा। यस। मैम, आज हम सब आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहेंगे कि आप खुद टीचर हैं, मेंटर हैं, डॉक्टर हैं और उसके साथ-साथ तो आप अपने घर और प्रोफ़ेशन के साथ आप अपनी हेल्थ को किस तरह से बैलेंस करते हो? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ़ पेशेंट्स को बोलेंगे खुद फॉलो हुँ, नहीं करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब मैं कॉलेज में थी जब पढ़ती थी, एक सेंटेंस हमारे सर हमेशा बोलते थे, जो आज भी मेरे दिमाग में है। वो बोलते थे कि डॉक्टर्स आर रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर्स जो बोलेंगे
उनको फॉलो करना है क्योंकि वो रोल मॉडल है, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। यस। और वो मेरे अंदर छपा हुआ है वो सेंटेंस मेरे सर का कि यू आर रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। तो और पहले से ही मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करने का हैबिट है, वॉकिंग करने का हैबिट है। मेरे 3 मील्स का सिस्टम है, फ्रूट्स, सैलेड्स, ये सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं अपना केयर लेती हूँ, मतलब मुझे लोग पूछेंगे कि अगर आपके जब बच्चे छोटे थे तब भी आप करते थे क्या? मैं करती थी। मेरा बेटा 3 महीने का था तब से मैंने वॉकिंग चालू कर दिया था सुबह जाना, क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया था। और पहले भी मेरा एक्सरसाइज़ वॉकिंग चालू रहता था। तो मैं मॉर्निंग में 40-45 मिनट्स अपने लिए निकालती हूँ, या तो वॉकिंग करती हूँ या एक्सरसाइज़ करती हूँ। अगर आप मेरे स्टेटस देखोगे तो मैं रोज़ एक एक्सरसाइज़ उस पे डालती हूँ। कभी सूर्य नमस्कार यस। डालती हूँ, कभी कोई बैक के एक्सरसाइज़ डालती हूँ, जो मैं उसी दिन निकालती हूँ, ऐसा। तो ये सब मैं करती हूँ। उसके साथ-साथ अगर मुझे कुछ इमोशनल डिफ़िकल्टी आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई ऑलवेज़ टेक हेल्प ऑफ माय फैमिली, फ्रेंड्स, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा डॉक्टर्स का भी हेल्प लेती हूँ। तो ये तीनों ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है जिसके लिए आप, और एक्सरसाइज़, वॉकिंग एंड डाइट, ये सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ का कंपोनेंट नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव नहीं करती, ये आपका इमोशनल हेल्थ हम्म। भी इम्प्रूव करती है। फिज़िकल एंड मेंटल आर कनेक्टेड, इट इज़ नॉट सेपरेट। हुँ? पर बहुत हम फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं तो हम मेंटल कोरिलेशन भूल जाते हैं। पर ये दोनों हम्म। कनेक्टेड है। सबसे पहले माइंड आता है, फिर बॉडी आती है। बॉडी पे एक्सप्रेशन धीरे धीरे आते हैं, है ना? यस। तो इसलिए ये सब चीजों की केयर लेना बहुत जरूरी है। और जब भी डिफिकल्टी आएगा तभी डॉक्टर की हेल्प लेना, फिर वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, काउंसलर हो, जो भी हो, उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। जरूर। यस। मतलब हेल्थ को हर लेवल पर बैलेंस करना है, वो बहुत और जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बैक स्टेप लेना पड़ता है, वहाँ पे लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में मुझे याद है मेरा काफ़ी ये कम करना पड़ा था, प्रैक्टिस कम किया। जितना 2 घंटा जाती थी उतना एन्जॉय किया, क्योंकि प्रेगनेंसी भी बहुत एन्जॉय की। डिलीवरी के बाद का भी प्रोसेस बहुत एन्जॉय हम्म। किया। तो वो टाइम भी एन्जॉय करना है हमको, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा। तो यस। तो ही वो बैलेंस आएगा। वॉकिंग, एक्सरसाइज, डाइट, इमोशनल केयर, हेल्प फ्रॉम फैमिली। मेरे केस में मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर था, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आया। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर भी डेवलप करो हर जगह। यस। नेबरहुड इज़ अ बिग सपोर्ट स्ट्रक्चर नाउअडेज़। Develop that. Friends are a big support structure. And whatever family members you have, develop good connection with them. It's important. यस। मतलब हम कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हमारी हेल्थ के लिए टाइम निकाल सकते हैं और निकालना ही सब चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी ये होनी सबसे चाहिए। पहले खुद की हेल्थ, फिर सबकी हेल्थ, यस। क्योंकि वो ही यस। हमको हमारे पेशेंट्स को भी सिखाना है ना, तो वो उसको फॉलो ही यस। करना है कि सबसे पहले मेरी हेल्थ फिर आपकी हेल्थ, तो वो ही फॉलो करो। हम्म। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम। मैम आखिरी में एक सलाह जो आप हर माँ को या हर वुमेन को देना चाहेंगे। काफी कुछ बात कर चुके हैं, पर फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप स्वस्थ रहोगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी केयर लो। और वुमनहुड, औरत, ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए माँ दुर्गा का एक रूप शक्ति वाला भी है। यस। इसलिए मैं एक यहाँ पे पॉइंट बताऊंगी कि आप में क्या है, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो।
आपके अंदर क्या है उस पे फ़ोकस करो। और सबसे बड़ी आपके अंदर जो ताकत है, वो हीलिंग की है। आप माँ बन के बहुत लोगों को हील कर सकते हो। आप औरत बन के बहुत लोगों की ज़िंदगी सँवार सकते हो। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि धन्वंतरी देवी जो है, जो हमारे हिंदूज़ में हीलिंग हम्म, मतलब जो देवी ठीक करती है ना हीलिंग, ये गॉडेस है जो हम्म, डॉक्टर के रूप में आई थी। ये हम्म, विष्णु का अवतार है। अभी आप सोचो, विष्णु जब धरती को हील करने के लिए विष्णु के रूप में क्यों नहीं आए? एक मैन फॉर्म में क्यों नहीं आए? यस, उनको औरत का रूप क्यों लेना पड़ा? ये बहुत बड़ा प्रतीक है ये बताने का कि हमारे में बहुत अच्छी ताकत है, हमारे में बहुत अच्छे गुण हैं और इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा भार है फैमिली का, सोसाइटी का। यस, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे बड़ी हमारी जो ताकत है, वो है प्रेम भावना। प्यार से हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, न कि झगड़े। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ इट इज़। और वो एक्सेप्टेंस से सेल्फ लव बढ़ेगा। सेल्फ लव से हर एक के साथ पॉजिटिव कनेक्शन डेवलप होएगा। इसलिए सबसे पहली आपकी खुद की हेल्थ। स्वस्थ यस। माँ, स्वस्थ परिवार। बहुत ही सुंदर मतलब टैगलाइन है ये, स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार। थैंक यू सो मच मैम। मतलब आज इस एपिसोड के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीखी है इस पूरी चर्चा में वो ये कि हमें वुमेनहुड के हर पड़ाव को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पड़ाव हो, चाहे पीरियड्स का हो, चाहे प्रेगनेंसी का हो, चाहे मीनोपॉज का हो। हर पड़ाव को हमें एंजॉय करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। और एक माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खुद की हेल्थ का ध्यान रखे। जब वो खुद स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और इसमें परिवार का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि अभी मैम ने एग्जाम्पल दिया धन्वंतरी जी का, तो जब देवता भगवान भी उन्होंने माँ के दर्जे को सबसे ऊपर रखा है, तो एक माँ को और एक वुमेन को भी ये समझना चाहिए, उन्हें खुद का सम्मान भी करना चाहिए और खुद का ख्याल भी रखना चाहिए और परिवार को भी ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ हमारी केयर के लिए नहीं है, हमें भी उनकी केयर लेनी चाहिए। Yes. थैंक यू सो मच मैम, थैंक Thank यू। you, Shilpa. Thank you for calling on your platform. Thank you. वेलकम।